13 अगस्त 2024 को जयप्रकाश अपने घर से ये बोल के निकलता है कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और मिल के थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन वो जब चला जाता है और वापस नहीं आता तो रात को करीब 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं। फ़ोन करते हैं जयप्रकाश के नंबर पे, लेकिन उसका कोई फ़ोन कॉल नहीं लगता है। जब कोई फ़ोन कॉल नहीं लगता है तो वो सीधे जाते हैं वहाँ का जो नज़दीकी थाना होता है बरूराजपुर, वहाँ थाने पे जाते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि हमारा लड़का बोला था कि मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, मित्र के पास मिलने के लिए, और थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन जब वो वापस नहीं आता है तो हम फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लगता। वो अब तक वापस नहीं आया। आप पता लगाएं कि कहाँ गया हमारा लड़का। वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है और माता पिता वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन उधर सुबह 14 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र का सहजानंद कॉलोनी होती है, गली नंबर 9 में जब लोग सुबह रास्ते पे निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक भारी भरकम बोरी पड़ी हुई है। उस बोरी के पास सब लोग जाते हैं। जाके जब उसका मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर एक सूटकेस होता है, थोड़ा हैवी होता है। उस सूटकेस को खोलते हैं तो उसके अंदर से भारी दुर्गंध आती है। थोड़ा सा ही खोलते हैं, दुर्गंध आती है तो सब लोग वहाँ से दूर दूर भाग खड़े होते हैं और सब घबरा आ जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। इसके पास वहाँ का जो पुलिस थाना क्षेत्र होता है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे कॉल करते हैं। वहाँ से पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद जब उस सूटकेस को खोलते हैं तो उसके अंदर एक लड़के की लाश होती है जिसका गला धड़ से अलग होता है और पेट की पूरी अंतड़ियाँ जो होती हैं वो बाहर रहती है। पुलिस इसको देखने के बाद सबको इधर उधर दिखाती है और पूछती है कि कोई इसे जानता है, पहचानता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी जान पहचान का नहीं होता। हर कोई से उसकी पहचान करने से इनकार कर देता है। पुलिस तभी उस बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। और आसपास के जो भी थाने होते हैं ज़िले में, पास पड़ोस के ज़िले और उधर थाने, हर जगह पे ये खबर दे दी जाती है कि कहीं पे गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट हो तो यहाँ पे संपर्क करें, यहाँ पे एक बॉडी मिली है, कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो यहाँ पे बताएं। पुलिस वहाँ से जो FSL की टीम होती है, डॉग स्क्वाड होती है, सब आ जाते हैं और पूछताछ करना चालू करते हैं तो उससे कुछ खास पता नहीं चलता है। लेकिन तभी वहाँ का जो थाना क्षेत्र होता है मुजफ्फरपुर का थाना क्षेत्र होता है बरूराज थाने से फ़ोन आता है, यहाँ सहजानंद कॉलोनी का जो थाना क्षेत्र होता है मुजफ्फरपुर, यहाँ पे कि वहाँ पे एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो कि 13 अगस्त 2024 को दर्ज कराई गई है। रंभा देवी ने दर्ज कराया है। लड़के का नाम है जयप्रकाश, जो कि घर से लापता है। पुलिस जयप्रकाश के घर वालों को बुलाती है, वो आते हैं। सहजानंद कॉलोनी का जो थाना क्षेत्र होता है मुजफ्फरपुर, वहाँ से उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो जो जयप्रकाश के भैया और भाभी होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं। जैसे उस बॉडी को देखते हैं वो छाती पीट पीट के रोने लगते हैं, क्योंकि वो देखते ही पहचान गए थे कि ये हमारा ही भाई है, जयप्रकाश जिसका नाम है। वहाँ से उस बॉडी की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस फिर सीधे इनके घर पे आती है। इनके माता पिता होते हैं जो जयप्रकाश के, उनसे सोचते हैं कुछ पूछताछ करें जिससे कि शायद कातिल के बारे में कुछ पता चले। तो जब रंभा देवी जयप्रकाश की माँ से पूछताछ होती है, पुलिस पूछती है, तो रंभा देवी कुछ ऐसी कहानी बताती है कि जो जयप्रकाश होता है वो अपने घर का सबसे छोटा लड़का होता है, सबका लाडला होता है। वो गोवा में रहता है, पेशे से इंजीनियर है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। वहाँ से जब गांव आता है तो गांव में ये यहाँ पे एक कॉलोनी पड़ती है सहजानंद कॉलोनी की, वहाँ पे उसकी ममेरी बहन ब्याही हुई है सहजानंद कॉलोनी में। ये उसके घर पे आता जाता रहता है। तो जो ममेरी बहन ब्याही है सहजानंद कॉलोनी में, उसकी एक ननद है जिसका नाम है ललिता देवी। इसका आना जाना वहाँ पे रहता है। तो ललिता देवी से इसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्ती इस कदर हो जाती है कि फ़ोन कॉल से दोनों बात करने लगते हैं। जब बात करने लगते हैं तो इसके बाद इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती होती है। ये अपने गोवा चला जाता है, गोवा से भी उससे बातचीत करता रहता है। फिर गांव आता है तो उससे मिलने जाता है। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा इनका मिलाप होने लगता है कि आपस में दोनों के शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। और जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं तो जो जयप्रकाश होता है वो उसी वक्त उसके फ़ोटो और वीडियो भी अपने फ़ोन में क्लिक कर लेता है और उनको अपने पास रखने लगता है।
लेकिन इधर जब वो जयप्रकाश अब की बार गोवा जाता है तो ललिता देवी भी बीपीएससी की तैयारी करनी होती है इसको, ये पटना चली जाती है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, वहाँ पे चली जाती है। अब ये गोवा चला जाता है। अब इन दोनों में आपस में हमेशा बातचीत फ़ोन से होने लगती है। अब जो जयप्रकाश होता है वो इतना उस लड़की से प्यार करने लगता है कि अपनी सैलरी में से 5,000 हर महीने को उसको पैसे भी देने लगता है। अब धीरे धीरे बात इनके घर परिवार वालों तक पता चलती है तो जयप्रकाश सीधे अपने घर में कह देता है कि मैं ललिता देवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से शादी करूँगा। उधर बात ललिता के परिवार वालों को पता चलती है तो ललिता के परिवार वाले भी आसानी के साथ इस शादी के लिए मान जाते हैं और 2021 में इसको रिश्ता पक्का करने के लिए जयप्रकाश के घर पे भी आते हैं। लेकिन उस वक्त जयप्रकाश के घर वाले कोई भी घर पे नहीं मिलते हैं, वो घर से कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो वापस चले जाते हैं और सुनने में आता है कि वो कह के गए थे कि हम दोबारा फिर आएंगे और रिश्ता पक्का कर देंगे, हम शादी कर देंगे। इसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं। इधर जयप्रकाश ललिता देवी से बातचीत करता रहता है और इधर जब जयप्रकाश अपने गांव आता है अब इस बार तो उसका यहाँ पे इस तरह से मर्डर हो जाता है। लेकिन जब माँ इस तरह की कहानी सुनाती है पुलिस को इससे भी कोई कंफर्म नहीं हो पाता कि आखिर किस तरफ इंक्वायरी चालू की जाए। अब पुलिस को डाउट होता है कि अगल बगल के जो भी कैमरे होते हैं पास पड़ोस में उन कैमरों को चेक किया जाए। पुलिस वहाँ पे जाती है, वो कैमरे चेक करती है पास पड़ोस में। जब कैमरे चेक करती है तो उनको एक कैमरे में वीडियो नज़र आता है कि वहाँ का जो एक रोड है उस रोड से एक साइकिल में 3 लोग एक बोरी को लाद के वहाँ से रात में निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं और करीब 100-150 मीटर दूर जाने के बाद उस बोरी को फेंक देते हैं। पुलिस को इतना सा क्लू मिल जाता है, लेकिन उस वीडियो में से इतना साफ भी नहीं दिख रहा था कि उन तीनों के चेहरे पहचाने जा सके। पुलिस उधर माँ की कहानी मिलाती है और इन तीनों का जो वीडियो मिलता है इसको देखती है। इसके बाद पुलिस क्या करती है कि सीधे जयप्रकाश का जो आखिरी कॉल डिटेल होता है उसको निकालती है, शायद वहाँ से कुछ पता चले। लेकिन जब आखिरी कॉल डिटेल निकालती है तो उससे पता चलता है कि जयप्रकाश ने आखिरी कॉल जब किया था तो ललिता देवी को ही किया था और कई दिनों से लगातार वो सिर्फ और सिर्फ ललिता देवी से ही बात कर रहा था। अब पुलिस जब सीधे ललिता देवी के घर पे जाती है ललिता देवी से पूछताछ करने के लिए तो उसके घर वाले तो सब पहले से ही लापता थे। ललिता देवी के जो पिता होता है, माँ होती है, वो सब के सब पहले से लापता थे। पुलिस को इस पर यहाँ से शक और गहरा हो जाता है। फिर पुलिस ललिता की आखिरी लोकेशन निकालती है, जब ट्रैक करती है तो आखिरी लोकेशन उसकी सहजानंद कॉलोनी के पास एक लॉज होता है, उस लॉज में लोग नाइट में रुके हुए थे। पुलिस वहाँ पे जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो पता चलता है कि वहाँ से भी ये लोग सब फरार हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जब पता करते हैं तो एक कमरा बुक होता है जिसमें उसका ममेरा भाई मिल जाता है जिसका नाम होता है रविंदर कुमार। पुलिस इधर रविंदर कुमार को उठा लेती है, उठा के जब थाने पे लाती है उससे पूछताछ करती है तो वो इस केस में पूरी तरह से इनकार कर देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और इस केस के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो जल्दी ही टूट जाता है और वो बताता है कि जब जयप्रकाश और ललिता देवी बात करते थे वीडियो कॉलिंग में, ललिता देवी थी पटना में और जयप्रकाश था गोवा में, तभी इस दौरान एक दिन जब वीडियो कॉलिंग में बात हो रही थी तो जयप्रकाश से एक लड़का दिखता है ललिता देवी के कमरे में। जयप्रकाश उस लड़के के बारे में पूछता है ललिता देवी से, लेकिन ललिता देवी उस लड़के के बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देती है, जिस बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। एक दिन ललिता परेशान होकर सीधा बोल देती है जयप्रकाश से, तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है, इतना भी यकीन नहीं है तो इस रिश्तों को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे शादी वादी नहीं करनी। ये बात जयप्रकाश को ख़राब लगती है। जयप्रकाश फिर भी उससे किसी भी हालत में बात करना चाहता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। तभी ललिता देवी एक दिन फ़ोन करते हैं जयप्रकाश की माँ को और उससे कह देती है कि अपने लड़के को समझा दो, मुझे उससे बातचीत नहीं करनी, आए दिन झगड़ा करता है और मुझे उससे कोई शादी वादी भी नहीं करनी है। तब इधर जयप्रकाश की जो माँ होती है वो जयप्रकाश से बात करती है और कहती है कि उस लड़की को छोड़ दो, तुम उससे बातचीत करना बंद करो और उससे शादी भी मत करो, उसने मुझे फ़ोन करके ऐसी ऐसी बात बताई है। लेकिन जयप्रकाश उससे इतना प्यार करता था कि वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से करूँगा और मैंने उसे पैसे भी बहुत दिए हैं, उस पर मैंने बहुत पैसे खर्चे किए हैं, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो इस बात को नहीं मानता है। लेकिन उधर जो होती है ललिता देवी वो उससे धीरे धीरे बात करना एकदम से ख़त्म कर देती है, बातचीत करती ही नहीं। तब जयप्रकाश क्या करता है कि उसको बहुत गुस्सा आती है, वो नाराज़ हो जाता है ललिता से और उसके पास जो ललिता के प्राइवेट वीडियो थे
उन वीडियो को ललिता देवी के नाते रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है। जब वीडियो इधर उधर सेंड कर देता है तो ललिता देवी को इधर बहुत बुरा लगता है। चारों तरफ से उसको धमकियाँ मिलती हैं जयप्रकाश को कि तुझे मार देंगे, ये है वो है। ललिता देवी सीधे अपने गाँव आती है। गाँव आने के बाद उससे बहुत बार बात करने की कोशिश करती है जयप्रकाश से, और गांव बुलाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन जयप्रकाश को शंका हो चुकी थी कि ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए वो गांव आने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी ललिता देवी उसको शादी का झांसा देकर गांव बुलाती है और कहती है कि तुम गांव आओ, तुम जिस दिन गांव आओगे उसके दूसरे ही दिन से मैं तुमसे शादी कर लूँगी, यहाँ पर पूरी तैयारी हमने करके रखी है। वो जब शादी की बात सुनता है गाँव आ जाता है। 13 अगस्त को गाँव आता है तो सीधे अपने घर पर आता है, अपने बड़े भैया के पास पे जाता है और वहाँ रुकता है। फिर सीधे अपने घर से ये बात बोल के चलता है कि मैं अपने एक मित्र के पास मिलने जा रहा हूँ, मिल के थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इसके बाद वो सीधे उसी लॉज में जाता है। वहाँ पे ललिता देवी जयप्रकाश दोनों बैठ के एक साथ नाश्ता करते हैं। इसके बाद ललिता देवी बोलती है कि चलो उस कमरे में मेरे मामा का लड़का है और वहाँ पर शादी की सारी तैयारियाँ पहले से हो रखी हैं, तुमको चलना है, बस शादी हम दोनों कर लेंगे। वहाँ पर जयप्रकाश को ले जाती है और वहीं पे साइड में जाके तुरंत अपने घर को फ़ोन करके बता देती है बात को कि मैंने जयप्रकाश को यहाँ इस लॉज में बुला लिया है। इसके बाद जयप्रकाश जैसे ही अंदर जाता है उसके सीधे गले पे वार किया जाता है, गला धड़ से अलग कर दिया जाता है और फिर जो रविंद्र कुमार होता है उसको चाकू से वार करता है उसके पेटे में, जिससे कि उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक बोरी लाते हैं, सूटकेस लाते हैं और उसमें भर के उसको गाँव से बाहर फेंक देते हैं। अब लास्ट में जब ये पकड़ में नहीं आती ललिता देवी और उसका पिता फरार चल रहे थे, पुलिस सीधे जेल भेज देती है, कोर्ट में ले जाती है रविंद्र कुमार को, वहाँ से उससे जेल हो जाती है। लेकिन उसी दौरान ललिता देवी और ललिता के जो माता पिता होते हैं वो भी अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं और वहाँ से इन सबको जेल हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुँचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप कोई भी गलत काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में 1000 बार सोचें, जितना हो सके उतना सोचें, शायद आप गलत काम करने से बच जाएंगे और किसी भी बुरे अंजाम तक आप नहीं पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।